हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे, मनी डिमांड की बात कर चुके थे। मनी सप्लाई की बात करने में आरबीआई का क्या क्या रोल है और आरबीआई से रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने देखा था। अब व्यावसायिक बैंक की जब बात करते हैं, उनको वाणिज्यिक बैंक भी बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक भी बोलते हैं, उनकी तरफ से मनी सप्लाई के अंदर दोनों चीज आती थी, याद करिए, एक आरबीआई, दूसरा जो कॉमर्शियल बैंक सिस्टम है वो। तो कॉमर्शियल बैंक सिस्टम, वाणिज्यिक बैंक है, उनके दृष्टिकोण से क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है उसको थोड़ा सा देखेंगे। काफी संक्षेप में वही चैप्टर हमारा चल रहा है। तो इसमें हम लोग आ जाते हैं मुद्रा की पूर्ति वाली साइड पर, व्यावसायिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक की तरफ, जिसमें व्यावसायिक बैंक मुद्रा निर्माण अर्थव्यवस्था, ठीक है, मनी क्रिएटिंग सिस्टम, यहाँ पे अर्थव्यवस्था की जगह प्रणाली बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इकोनॉमी में ही होता है, इसलिए मुद्रा निर्माण अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह ठीक है। में दूसरे प्रकार की संस्थाएं हैं। दूसरे प्रकार के मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने बोला था जब मनी सप्लाई की बात करते हैं तो मुद्रा निर्माण प्रक्रिया में दो तरह की इंस्टीट्यूशंस हैं, दो तरह की संस्थाएं हैं जो बहुत अहम रोल निभाती हैं, जिसमें पहली आरबीआई थी, दूसरी आपकी कॉमर्शियल बैंक्स। अच्छा, फिर क्या हुआ, यह जनता से जमा स्वीकार करते हैं। सबको पता है बैंक में सब लोग पैसे जमा करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? सब लोग नहीं जाते, कुछ लोग लेने भी जाते हैं। तो बैंक का बिजनेस ही होता है। देखो, ज्यादातर लोगों ने पैसे जमा किए, जो लोग सेविंग्स अकाउंट में कर रहे हैं उन लोगों को 4% पहले मिलता था, इंटरेस्ट 3.5 कर दिया था, अभी और भी कम हो गया है, 2.75 तक पहुंच गया है ना, क्योंकि बहुत काफी ज्यादा जीडीपी गिरावट हुई कोविड-19 की वजह से, तो इंटरेस्ट रेट कम कर देते जिससे कि ग्रोथ ज्यादा बढ़े। वो कैसे होता है मैं आपको अलग से समझाऊंगा। लेकिन आप ये समझिए कि 2.5%, 3%, 4% पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन जो लोन लेने आता है उसको 8%, 9% पे लोन देते हैं। होम लोन्स भी अभी जो लोग ले रहे हैं 10% पे मिल रहा है कुछ लोगों को, कार लोन्स लेंगे तो और महंगा मिलेगा। तो इस तरह की चीजें रहती हैं जिसमें वो जो अंतर है, अब ज्यादातर जो पैसा होता है उसमें नॉर्मली करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का उतना बड़ा रेशियो नहीं होता। करंट अकाउंट में तो 0% का इंटरेस्ट देती है। करंट अकाउंट कौन खोलता है? जो भी बिजनेस, किसी के कोई दुकान है, किसी कोई बिजनेस, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उनका अपना करंट अकाउंट रहता है। और यही सारे लोग अपने अपने अकाउंट से लिंक्ड एक एफडी भी करा लेते हैं कि मैं 5 साल बाद ही पैसे निकालूंगा, तो एफडी में ज्यादा अच्छा ब्याज मिलता है। लेकिन कोई भी बैंक जितना आपको ब्याज दे रही होती है उससे ज्यादा उन लोगों से लेती है जिनको उधार देती है, और यही जो डिफरेंस होता है, इसी से उनका बिजनेस चलता है। नहीं आई बात समझ में? जिन लोगों ने पैसे जमा किए, मान लीजिए उनको ऑन एन एवरेज 5% का ब्याज दे रही है, और जिन लोगों को उधार दिया है उनसे 8% का ब्याज दे रही है। अब 8% से 5% को घटाओगे तो आ गया 3%। इस 3% में सारे एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है ना, जो भी दुनिया भर के खर्चे हैं बैंक चलाने के वो सारे निकाल दिए। उसके बाद से मान लीजिए 1% बचा, तो ये 1% जो है ना, यही तो प्रॉफिट हो गया। तो बैंक जो है चलाने का, बैंक बिजनेस जो करती है उसमें मुख्य रूप से, बाकी अब तो बहुत सारी सर्विसेज बैंक देती है, मुख्य रूप से जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है बैंक्स के लिए, वो यही होता है अंतर। और ये जो अंतर होता है 8% से 5% जो घटाया है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन इकोनॉमिक टर्म्स लैंग्वेज में स्प्रेड। स्प्रेड समझते हैं? कोई चीज फैली हुई होती है तो उसको बोलते हैं स्प्रेड। ऐसे पैरों को फैला करने को भी स्प्रेड बोल सकते हैं। तो ये पैर फैलाने से क्या हुआ, इधर 8% इधर 5%, तो बीच की जो जगह है उसको समझ गया, वो स्प्रेड हो गया। ठीक, तो स्ट्रैडलिंग भी बोलते हैं। मोटरसाइकिल के ऊपर कोई ऐसे पैर करके पीछे करके बैठते हैं ना, तो उसको स्ट्रैडल भी बोलते हैं। ये सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, फाइनेंस में पढ़ाऊंगा आपको कभी, लेकिन आप समझ लीजिए स्प्रेड बोलते हैं। तो ये जो स्प्रेड है, यही इनका मेन बिजनेस इनकम जो है, सोर्स ऑफ इनकम वो लेकर के आता है। तो यही सारी चीजें इसमें लिखी हुई, जल्दी से देखते हैं। जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का कुछ भाग उन लोगों को दे देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कुछ भाग। 100 रुपए जमा किए लोगों ने, 100 के 100 नहीं बांट देंगे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो अपना पैसा वापस लेने आ सकते हैं, सारे लोग नहीं आएंगे, तो कुछ पैसा ये नहीं बांटते हैं। लेकिन आप सोचो, बैंक क्या करती है? बैंक तो बिजनेस है। बिजनेस ये सोचता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो, तो ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बांटना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे आ जाती है हमारी सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बोलती है कि तुमको पैसा कमाना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा मत बांटो। क्यों? क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा अगर बांट दिया तुमने, तो कोई पैसे मांगने और आपके पास पैसे नहीं हुए तो वो तो सोचेगा इस बैंक तो पैसे नहीं दे पा रही है, तो पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। एक बैंक में अगर ऐसी अफवाह उड़ती है या ऐसी खबर आती है कि इनके पास पैसे नहीं, तो बाकी बैंक्स पर भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो आरबीआई तो रेगुलेटर है, नियंत्रक है पूरे देश में बैंकिंग इंडस्ट्री का। तो आरबीआई कहती है कि नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, और इसीलिए आरबीआई क्या करती है, इन लोगों के ऊपर कुछ बाध्यता देती है कि नहीं, कम से कम आपको 4% तो सीआरआर में रखना होगा। इसी को कम कर दिया गया है ना। रेपो रेट तो खैर अलग बात है, सीआरआर में आप कितना रखोगे। फिर एसएलआर में पहले 22% था, फिर उसको 21% किया गया। अभी क्या स्थिति है एग्जैक्ट
करंट नंबर्स क्या मुझे नहीं पता, काफी दिन से मैंने नहीं देखा, बट ये लगभग 4%, 3.5% के आसपास रखते हैं, इसको 22%, 21%, 20% के आसपास कर देते हैं। ठीक, तो ऐसे में इतना पैसा, अब एसएलआर में ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कहीं लगा सकते, गवर्नमेंट जिन जिन सिक्योरिटीज को बोलती है उसमें लगा सकते हैं। सिक्योरिटी क्या होती है कि गवर्नमेंट ने पैसा उठाया तो आप गवर्नमेंट की कुछ विशेष तरह, जहां पर गवर्नमेंट पैसा उठा रही है आप वहां पर दे सकते हो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट वाली जो सिक्योरिटीज होती है बहुत लिक्विड होती है, आप किसी को बेच करके पैसे तुरंत ला सकते हो। तो ये सारी चीजें आरबीआई करती है ना। सारा पैसा जो आप लोगों ने जमा किया पूरा का पूरा नहीं बांट देती बैंक, बस ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, जो बात हम लोगों ने की है वही बात होगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज आएगी तो उसको देख लेंगे। बैंकों में पैसा जमा करने वालों को दी जाने वाली ब्याज दर उधार लेने वालों से वसूली जाने वाली ब्याज दर से कम होती है। सीधी सी बात है, जो जमा कर रहे हैं उनको हम लोगों ने मान लिया था कि 5% मिल रही है, और जो उधार जिनको दे रहे हैं उनसे 8% ले रहे हैं। ठीक, और इन दो प्रकार की ब्याज दरों का अंतर जिसे हम स्प्रेड कहते हैं, बैंक का लाभ होता है। ठीक, ये बात की थी कि नहीं की थी? अच्छा, मुद्रा के निर्धारण में किस प्रकार के बैंक जमाओं को सम्मिलित किया जाता है, इस आधार पर मुद्रा के अनेक माप होते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, कहां पे बताया था? लास्ट वीडियो में। क्या है? आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत नकदी एवं बैंक जमा दोनों ही आते हैं। बैंक जमा क्यों आ जाते हैं? क्योंकि किसी का सेविंग्स अकाउंट है, क्या है? सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट में आपको मिल जाता है, डेबिट कार्ड मिल जाता है। अब अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो सेविंग्स अकाउंट में क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, सेविंग्स और करंट दोनों को ही बोलते हैं, और इसको कॉमनली क्या बोला जाता है? देखो, कासा बोलते हैं, कासा, समझ लेना, बहुत कॉमन है। कासा, का मतलब क्या हुआ? सीए। सीए मतलब क्या हुआ? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब चालू खाता। चालू खाता मतलब किसका? जो व्यवसाय रखते हैं। सेविंग्स अकाउंट क्या हो गया? बचत खाता। बचत खाता आम लोगों का रहता है, आम नागरिकों का। अच्छा, तो ये जो कासा है इनको हम लोग बोलते हैं क्या? डिमांड डिपॉजिट्स। क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्यों? क्योंकि जब जिसने पैसे जमा किए हैं वो जब डिमांड करेगा तो बैंक को देना होगा, जब उसने डिमांड किया, तो इसलिए इनको बोल देते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। और डिमांड डिपॉजिट्स में कैसे आप डिमांड कर सकते हो? आप बैंक जाके कर सकते हो, है ना। एक होती जमा पर्ची, एक होती पैसे निकालने की पर्ची। आप चेक लगा करके बैंक से पैसे निकाल सकते हो। अब तो एटीएम है आपके पास, वो कर सकते हो। अब तो मोबाइल बैंकिंग, आप घर पे बैठे बैठे पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो इनमें जो भी पैसा जमा है वो आपको तुरंत देना पड़ सकता है। किसको? बैंकों को तुरंत देना पड़ सकता है जिन्होंने डिपॉजिट किया हुआ है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स। तो बैंक में अलग अलग तरह के जमा होते हैं, इसी में एफडीज भी हो जाती हैं, फिक्स डिपॉजिट कि 5 साल बाद ही लेंगे नॉर्मली, है ना। तो अब ये जो बैंक जमा है, किस तरह के बैंक के जमा को आप मनी मान रहे हो, उस हिसाब से मनी को हम लोग अलग अलग तरह से देख सकते हैं। ये बात मैंने पिछले वीडियो में की थी, है ना, और यही बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया था। करेंसी तो है ही है, लेकिन सिर्फ करेंसी मनी नहीं है। करेंसी छोड़कर के बैंक में जो जमा है वो भी मनी है, लेकिन बैंक का कौन कौन सा जमा, किस किस प्रकार का जमा, किस जमा को इंक्लूड करेंगे, तो इसमें नैरो मनी आता है और ब्रॉड मनी आ जाता है। ये बात हम लोग आगे करेंगे। एक चीज मैंने पिछले वीडियो में थोड़ी सी गलत बोली थी, मैंने हाई पावर्ड मनी से पहले एक जगह पर हॉट मनी बोल दिया था। हॉट मनी और हाई पावर्ड मनी में अंतर। हाई पावर्ड मनी तो मैंने आपको बताया था जो करेंसी है, जो आधार प्रदान करती है, उसको बोलते हैं। हॉट मनी कोई भी विदेशी फाइनेंस, आपके एफआईआईज होते हैं, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे कि आपके स्टॉक मार्केट में किसी ने पैसा लगाया और जल्दी से दूसरे मार्केट में उन्होंने लगा दिया। वो जल्दी जल्दी देख रहे होते हैं किससे किधर पैसा लगाएं तो हमें प्रॉफिट हो। वो कोई स्टेबल नहीं होता है, एफडीआई की तरह नहीं होता है, उसको हॉट मनी बोलते हैं। आपको समझ में नहीं भी आया होगा तो छोड़ देना, समझ लेना हाई पावर्ड मनी यहाँ पर काम है। हॉट मनी में आपको अलग से समझा दूंगा। हॉट मनी कोई भी विदेशी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट कर रहा है। मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है जो भारत में इन्वेस्ट कर रही है, भारत के स्टॉक मार्केट में, और उसको लगा कि भारत का स्टॉक मार्केट 2 दिन तक तो बढ़ेगा फिर घट जाएगा, तो उसने 2 दिन के लिए पैसा लगाया और 3 दिन पहले घटने की उसको अंदेशा था तो उसने पहले ही निकाल लिया, तो बहुत जल्दी जल्दी पैसा जो ट्रांसफर हो रहा था उसको हॉट मनी बोलते हैं। ठीक, अच्छा वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर वो एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। हाई पावर्ड मनी आपकी जो करेंसी है वो है, लेकिन करेंसी के साथ आप बैंक के किस किस जमा को जोड़ोगे उस हिसाब से मनी के अलग अलग आयाम, अलग अलग माप निकल करके आती हैं। ये बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में की थी। मुद्रा के निर्धारण में किस प्रकार के बैंक जमाओं को सम्मिलित किया जाता है, इस आधार पर मुद्रा के बहुत सारे माप होते हैं। ठीक, आगे बात समझ में। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो में जमा तथा ऋण निर्माण की प्रक्रिया। अभी जो मैंने आपको कहानी नहीं सुनाई है ना, वो कहानी स्टार्ट करेंगे। हो क्या रहा है आप समझ लो। अभी तक क्या बात की?
मांग क्यों हो रही है? दो फैक्टर्स हैं, कितने सौदे हो रहे हैं, कितनी कीमत के हो रहे हैं। जितने ज्यादा उतनी ज्यादा मांग, ब्याज दर जितनी ज्यादा उतनी कम मांग, तो मांग साइड देख लिया। पूर्ति वाली साइड में क्या बोला? पूर्ति वाली साइड कैसे हो रही है नहीं बताया, ये बताया कि भाई आरबीआई छाप रही है पैसे, लेकिन सिर्फ जितना आरबीआई छाप रही है सिर्फ उतना तो सप्लाई है नहीं। क्यों? सप्लाई करेंसी को छोड़ करके बैंकों में जो पैसे जमा है वो भी है, और इसीलिए दो तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जो सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं, एक तो आरबीआई, दूसरा जितनी भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं। लेकिन ये किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से, एक बेसिक आइडिया हम लोगों को लगना स्टार्ट हुआ, किस तरह से मनी क्रिएट हो रही है, किसको हम मनी बोल सकते हैं किसी अर्थव्यवस्था में। ये बात करने के लिए हम लोग ये जो कहानी है जमा तथा उधार निर्माण की प्रक्रिया, इसके लिए कहानी है, उसको समझेंगे। अपने अगले वीडियो में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।